हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक नए शुरुआत से एक शुरुआती तौर से आपने स्टार्ट कर दिया होगा अपनी तैयारी को। जो भी बच्चे हाई स्कूल में हैं, जो भी बच्चे कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन भी बच्चों को 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे साइंस की जो तैयारी है आपकी स्टूडेंट्स, विज्ञान की जो तैयारी है, बिल्कुल सब कुछ आपको ए टू जेड, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर जो भी है आपका 13-14 चैप्टर है, बकायदा सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। सब कुछ, सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा आपके चैप्टर से जो छोड़ दिया जाएगा। जो आपके एग्जाम में आता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपके पूछा गया क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा था कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रकाशिकी जो चैप्टर था हमारा, लाइट के बारे में हमने जो परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर था स्टूडेंट्स, हमने उसको स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमारा 6 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा और शायद लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हम लोगों ने 75-80% हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हुआ है। जो हमारा बचा कुचा है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। जो हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी कल की हमने डिस्कस किया हुआ था आपको कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, यानी कब वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या होता है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स। आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, चिन्ह प्रपाटी क्या होता है, फिर यहाँ पे दर्पण का सूत्र क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा हमारा आवर्धन, रेखी आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन होगा। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यानी यहाँ से हमारा 2 से 3 टॉपिक जो है हमारे बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यानी कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। शायद आज की क्लास इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, या फिर जो कुछ बचा होगा वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो सेशन है स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब का बनना जान लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे, चिन्ह प्रपाटी जो है उसको पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, तो हम एक बार कल की क्लास को रिव्यू कर लेते हैं। कल की क्लास को हम रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा हुआ था, कल हमने देखा था स्टूडेंट्स कि अवतल दर्पण जो होता है हमारा, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमने आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है स्टूडेंट्स, वो 6 कंडीशन में उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे 6 कंडीशन होते हैं अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को बनने के लिए। एक बार मैंने आपको बताया था, याद करने का तरीका भी आपको मैंने सिखाया था कि एक सिंगल लाइन डायग्राम में आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पूरे अवतल दर्पण को आप याद कर सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, तो हम लोग सिंगल लाइन के हिसाब से उसको फिर से दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हमने बताया था स्टूडेंट्स क्या, ये हमने कहा कि ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ यानी उभरे हुए तल पे हम कलई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उभरे हुए तल पे हम कलई कर देंगे। ठीक, यहां पे हमारा ध्रुव था, चलो यहां पे हमारा क्या था, ध्रुव था। यहां पे हमारा मुख्य फोकस एफ था स्टूडेंट्स, और यहां पे हमारा क्या था, वक्रता केंद्र सी था। इन सभी के बारे में हमने बाकायदा आपको डिस्कस करके सब कुछ बता दिया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि डिफाइन करने के लिए कि निम्नलिखित को परिभाषित करिए। आपको दे देगा फोकस तल क्या होता है, फोकस लेंथ क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो ये भी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। चलिए, हम वस्तु को रखते हैं, किन 6 जगहों पे रखते हैं। ये हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है बच्चा, बोलो जी, ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। तो हम एक बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे। पेन को हम चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे। ये हम पहला कंडीशन मान रहे हैं कि पहला कंडीशन हमारा कहाँ है कि जब वस्तु हमारा अनंत पे हो। इसको मैंने नंबर 1 से दिखा दिया। फिर हमने दूसरा कहा कि जब वस्तु हमारा सी और इनफाइनाइट के बीच में हो, तो मैंने उसको कह दिया कि ये हमारा दूसरी पोजीशन होगी जहाँ पे मैं वस्तु को रखूंगा। तीसरा पोजीशन क्या होगा हमारा, कि जब हम वस्तु को सी पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स, वस्तु को हम सी पे रखेंगे, तो ये हमारा तीसरा पोजीशन होगा। चौथा पोजीशन क्या होगा, जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, ये हमारा चौथा पोजीशन हो गया। पांचवा पोजीशन क्या होगा,
पांचवा पोजीशन होगा जब वस्तु को हम यफ पे रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और छठवां पोजीशन क्या होगा जब वस्तु को हम यफ और पी के बीच में रखेंगे। तो ये हमारा छठवां पोजीशन होगा। यानी कि 6 पोजीशन होती हैं, 6 स्थितियां होती हैं जो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को बनाने में हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो अब वस्तु को जब मैं अनंत पे रखूंगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप इस बात को गौर करिएगा। एक सिंगल लाइन डायग्राम से वो सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। अब चलो, वस्तु को जब मैं अनंत पे रखूंगा तो आपने देखा था, मैंने फिगर बना के दिखाया था आपको कि वस्तु जब हमारा अनंत पे होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है स्टूडेंट्स। इसका प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा मुख्य फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। और कैसा बनता है जी, बिंदुवत बनता है। कैसा बनता है, बिंदुवत, यानी बिंदु के आकार का बहुत छोटा सा बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। हमने ए नंबर लिखा, इसका मतलब पहले का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए पे बनेगा। अब जहां मैं बी लिखूंगा उसका मतलब है कि दूसरे का प्रतिबिंब वहां बनेगा। तो यहाँ पे दूसरे नंबर का हमारा जो वस्तु है, यानी कि इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र सी के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, तो सी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने कह दिया बी। बी का मतलब क्या है कि दूसरे पोजीशन पे जो वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब बनेगा। सी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर का मतलब क्या है कि तीसरे नंबर का हमने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा था तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, यानी सी पर ही बनेगा। यह हमारा कंडीशन नंबर 3 होगा। और 3 के लिए हमने क्या किया, सी लिख दिया है। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं चौथे कंडीशन पे। जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा हमारा कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा, यानी कि कहीं इधर बनेगा। ये हमारा हो जाएगा डी। चौथे के लिए हमने क्या डिनोट किया, डी। पांचवा हमने क्या बताया स्टूडेंट्स कि पांचवा जब हमारा वस्तु कहाँ होगा, वस्तु हमारा मुख्य फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब जो होगा स्टूडेंट्स कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, यानी कि अनंत पे बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पांचवा, यानी कि ई हो जाएगा। ठीक है। छठवां कंडीशन हमारा क्या था कि जब वस्तु को मैं एफ और पी के बीच में रखता हूं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है इधर कहीं बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और ये हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बोलो जी, यानी कि पहले का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए नंबर पे बनेगा। दूसरे का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। तीसरे वाले का, यानी कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा। ये सारी चीजें हमने आपको लिखवा दी हैं प्रॉपर। चौथा मेरा कहाँ था, जब सी और एफ के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, चौथा कंडीशन क्या होगा, डी हमारा, यानी कि सी और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी। और हमने बताया था कल की क्लास में कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है स्टूडेंट्स, हमने बताया था आपको कि जो गाड़ी में हमारे आगे क्या होता है, हेडलाइट होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी वाहनों के हेडलाइट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्चिंग लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। और कहाँ इस्तेमाल किया, ईएनटी यानी कि आँख नाक कान के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी जो जहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है हमने आपको बताया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या होगा स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलो जी, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी बात को, अपनी ओपिनियन को लिखेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, जो भी आपको डाउट होगा, वहां पे मैं आपको जवाब दूंगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा स्टूडेंट्स हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये बात हमको देखनी है। तो उत्तल दर्पण की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उत्तल दर्पण में हमारा सिर्फ 2 ही कंडीशन होता है प्रतिबिंब को बनने का। कितने कंडीशन होते हैं, उत्तल दर्पण में सिर्फ हमारे 2 कंडीशन होते हैं प्रतिबिंब के बनने का। कौन कौन सा कंडीशन होता है, पहला हमारा होता है कि जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं स्टूडेंट्स, वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन है कि वस्तु को जब हम अनंत पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और दूसरा कंडीशन होगा हमारा कि जब हम वस्तु को अनंत और कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र सी के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ये चीज आपको देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए जी, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा आज का टॉपिक है भैया। पहला कंडीशन क्या होगा सर, इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन होंगे हमारे, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का सिर्फ 2 कंडीशन होगा।
पहला कंडीशन होगा जब वस्तु को अनंत पे रखें, यानी कि जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित हो। पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहां बाबू, अनंत पर स्थित हो। ठीक है, हम फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, उसके बाद इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहली बात सर क्या है, हमारा दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण हम यहाँ पे तुरंत बनाते हैं, और उत्तल दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण। अभी कहाँ हुआ सर? कलई कर दीजिए। हमने कलई कर दिया, ये हमने कलई कर दिया अंदर की तरफ, तो क्या हो गया हमारा? उत्तल दर्पण बन गया। बोलो जी, बन गया कि नहीं बन गया? सर आपने बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है, बीच में हमारा क्या होगा? यहाँ पे ध्रुव होगा, पी होगा। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? ये हमारा मुख्य अक्ष होगा। क्या हो जाएगा बाबू? मुख्य अक्ष हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण के आगे जो होता है हमारा, यहाँ पे, यहाँ कहीं हमारा यफ होता है, और यहाँ पे कहीं हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलो जी, बात सही है। ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अब सॉरी, अवतल नहीं, उत्तल दर्पण हो गया। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें अब प्रतिबिंब को बनाना है। तो प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? किन्हीं भी दो किरणों को भेजते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? किन्हीं भी दो किरणों को हम लोग क्या करते हैं? प्रतिबिंब बनाने के लिए भेजते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स दो किरणों को भेजेंगे। चलिए, वो कौन कौन सी किरणें होंगी जरा हम भेज के दिखाते हैं आपको। तो वस्तु को रखना कहाँ पे? हमें वस्तु को हमें अनंत के बीच में रखना है। सॉरी, दो कंडीशन होंगी। पहला कंडीशन होगा हमारा वस्तु जब अनंत पे हो, और दूसरा कंडीशन होगा हमारा जब वस्तु अनंत और पी के बीच में होगा। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, वस्तु हमारा अनंत और पी के बीच में होगा। ठीक है, तो वस्तु को मैं पहले अनंत पे रखता हूं, यानी कि मैंने वस्तु को अनंत पे रख दिया। कहाँ रख दिया? वस्तु को हमने अनंत पे रख दिया। इसका मैं नाम लिखता हूं, इसका नाम मैं ए कह देता हूं, और इसका नाम मैं बी कह देता हूं। कुछ भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ए भी लिख सकते हो, ओ डैश लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लिख दिया कि हमारा जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए और बी है। क्या है? ए और बी हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ स्थित है? इनफाइनाइट पे है, अनंत पर स्थित है। ऐसे ही आपको लैंग्वेज में लिखना, जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बातें आपको लैंग्वेज के रूप में लिखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेगा। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे? यहां से प्रकाश की किरण को मैं भेजूंगा। क्या करूंगा बच्चा? मैं यहां से प्रकाश की किरण को भेजूंगा। तो कैसे भेजूंगा? पहला क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी? चूंकि दर्पण हमारा कैसा है? दर्पण हमारा उत्तल है, तो ये क्या होंगे? दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। चलो जी, ये हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेज दिया। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ये हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजा, और ये दर्पण से टकराई, और टकराने के पश्चात ऐसे क्या हो गई? पुनः वापस लौट गई। बोलो जी, लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी? बिल्कुल लौट जाएगी सर। बोलो जी, पहला हमने क्या किया स्टूडेंट्स? पहला हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजा, दर्पण से टकराई, और टकराने के पश्चात कहां से चली गई? फिर हमारा टकरा करके वापस चली गई। और हम इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये पीछे की तरफ क्या हो रहा है? पीछे की तरफ हमारा क्या होता है? मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है? मुख्य फोकस से। ध्यान दो, ये कहां से आता प्रतीत हो रहा है? मुख्य फोकस से हमारा आता हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसा हो रहा है? आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स हमारा? हमको फिर एक किरण और भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हमको वस्तु को इमेज को बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो जब आप फिर इमेज को भेजोगे, इमेज बनाने के लिए आप जब प्रकाश की किरण को भेजोगे, तो फिर क्या करो आप? मुख्य अक्ष के समांतर भेजो। ये दर्पण से परावर्तन होगा, यानी कि दर्पण से टकराएगा, और टकराने के पश्चात क्या होगा स्टूडेंट्स? टकराने के पश्चात क्या होगा? ये फिर पुनः लौट कर वापस चला आएगा। आ जाएगा ना स्टूडेंट्स? चलो जी, ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर गया, दर्पण से टकराया, टकराने के पश्चात क्या हो गया? पुनः वापस लौट गया। और ये हमारा क्या हो रहा है? ऐसा हमें प्रतीत होगा, आभास होगा कि ये हमारा मुख्य फोकस या फिर जाती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। बोलो जी, बात समझ में आई? तो यहां पे देखो, जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? जब वस्तु को हमने अनंत पे रखा बच्चा, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? उसका प्रतिबिंब हमारा दर्पण के उस साइड, यानी कि दर्पण के उस साइड। हमने वस्तु को इधर से भेजा है, यानी प्रकाश की किरण को हमने इधर भेजा है, तो दर्पण के पीछे बना हमारा। कहां बना? दर्पण के पीछे। और कहां बना? मुख्य फोकस एफ पे बना है। कहां बना स्टूडेंट्स? मुख्य फोकस
एफ पर बना है, ये हमारा पहला कंडीशन है। क्या है स्टूडेंट्स? पहला कंडीशन है कि जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित होगी तो उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? अब चूंकि ये हमको मिलाना पड़ा है ना, ये हमको वास्तव में मिली नहीं है, ये हमारी प्रतिबिंब कैसी बनेगी? आभासी बनेगी। कैसी बनेगी? आभासी बनेगी। और कैसा होगा? बिंदुवत होगा, यानी कि छोटा होगा। बोलो जी, बात समझ में आ रही है? तो यही चीजें आप लिखेंगे तब जाकर के आपको बकायदा नंबर मिलेगा। चलो जी, ये चीजें हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलो जी, इस चीज को हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इस प्रकार जो प्रतिबिंब होगा, इस प्रकार प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया? इस प्रकार बाबू जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, पहली बात तो सर जी कैसा बनेगा? दर्पण के दूसरी साइड बनेगा। इस प्रकार जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कैसा बन जाएगा? प्रतिबिंब हमारा कैसा बन जाएगा सर? दर्पण के दूसरी साइड बनेगा, यानी कि पीछे बनेगा। किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। पहला चीज देखो, दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? पीछे बनेगा। अब पीछे बनेगा तो इसका मतलब सर जी क्या होगा? हम उसको आभास कर पाएंगे। क्या करेंगे? आभास करेंगे, यानी कि आभासी बनेगा। आभासी बनेगा। और एक बात और, हमने आपको बताया था कि जब आभासी होगा तो आभासी के साथ सीधा हमारा आएगा। कैसे? क्या आएगा भैया? सीधा आएगा। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यानी कि सर दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा होगा? कैसा होगा भैया? वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से छोटा यानी बिंदु के आकार का होगा। वस्तु से छोटा। बोलो बाबू, क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। देखो छोटू सा बना है बिंदु का, यानी वस्तु से छोटा होगा, या कह सकते हो आप बिंदुवत बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। और उसके बाद क्या लिखोगे? इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी स्थिति क्या होगी? तो कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। इसकी स्थान या स्थिति क्या होगी? स्थिति कहां होगी? यानी कि इमेज बनेगा कहां पे हमारा? इसकी स्थिति जो होगी मुख्य फोकस। कहां बनेगा बाबू? मुख्य फोकस पर बनेगा। बोलो जी, बात समझ में आई? इतनी सी बात आपको समझ में आई? हमने क्या बोला स्टूडेंट्स कि जब हमारा पहला कंडीशन है कि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, उसके द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, ये बाकायदा आप ऐसे लिखेंगे। M1 M2 आप कहीं भी कभी भी दर्पण बनाइएगा तो ऐसे आप लिखिएगा कि M1 M2 हमारा क्या है? एक दर्पण है हमारा। ठीक है, दर्पण का द्वारक हमारा M1 M2 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जब हम उत्तल दर्पण में क्या करते हैं? वस्तु को अनंत पे रखते हैं। माना हमने वस्तु हमारा क्या है? AB है। इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? इसका प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका जो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आप बकायदा लिखोगे। आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। और लास्ट में ये कैलकुलेशन में लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, ये लास्ट में हमारा कैलकुलेशन जो होगा इसको भूलना नहीं है। ठीक है ना, आपको लिखना है इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब कहाँ होगा? दर्पण के पीछे होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा और मुख्य फोकस पर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा, हम वहां पे आपके जवाब देंगे। चलो, दूसरा कंडीशन क्या है? सर वस्तु को आपने कहाँ रखा था? वस्तु को आपने अनंत पे रखा था। अब हम अनंत से इसको खसका करके कहाँ लाएंगे? ध्रुव और अनंत के बीच में लाएंगे। ठीक है, ध्रुव और अनंत के बीच में लाएंगे। यानी कि जब वस्तु ध्रुव व अनंत के बीच में हो, अनंत व ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो भैया? अनंत व ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा? यहां पे ये कंडीशन आपको देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन होता है। एग्जाम में ये वाली चीज पूछी जाती है कंडीशन, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन होता है। और हर कंडीशन में क्या होता है? वस्तु आपका कहाँ होगा? दर्पण के सामने होता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमेशा पूछा जाता है।
ठीक है बाबू। चलो क्या करते हैं, पहले दर्पण को बनाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हम कलई लगा देंगे इस पे बाकायदा। ये हमने कर दिया दोस्त, कलई लगा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। बोलो जी, मुख्य फोकस हो जाएगा। हमें क्या करना है, इधर हमारा इनफाइनाइट है, हमें अब इनफाइनाइट पे नहीं रखना है, कहाँ रखना है, ध्रुव और एफ के बीच में रखना है, सॉरी ध्रुव और इनफाइनाइट के बीच में रखना है। कहाँ रखना है, ध्रुव और इनफाइनाइट के बीच में हमको रखना है वस्तु को। तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पे कहीं हमारा क्या होगा, यहाँ पे कहीं हमारा एफ होगा और इधर कहीं हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, सी होगा। बोलो जी, होगा कि नहीं होगा, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये हमारा दर्पण कौन सा है, ये दर्पण हमारा क्या है स्टूडेंट्स, अवतल सॉरी उत्तल दर्पण क्या है, M1 M2 अंदर की तरफ कलई किया गया है, यानी कि दर्पण कौन सा हमारा है, ये जो दर्पण है हमारा वो कैसा है सर, हमारा दर्पण है उत्तल, क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है ना, चलो मैं लिख देता हूं उत्तल दर्पण, दर्पण कैसा है, उत्तल है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर वही काम, हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। दोनों प्रकाश की किरणें कैसी जाएंगी जरा देखो तो आप, दो प्रकाश की किरणें होंगी स्टूडेंट्स। पहला क्या होगा, हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, और जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो दर्पण से टकराएगा और टकराने के पश्चात क्या होगा, मुख्य फोकस की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा या आता हुआ प्रतीत होगा। बोलो जी, बात सही है कि नहीं सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो जी, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेज दिया। बोलो जी, भेज दिया। अब ये दर्पण से टकरा गई, अब टकराने के पश्चात क्या होगा, पुनः वापस लौट जाएगी, ये लौट के वापस चली गई। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा यहां से यानी मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। बोलो जी, मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। चलो दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने कहा एक हमारा और नियम होता है ना, तीन नियम होते हैं हमारे पास। तो दूसरा नियम क्या होता है कि मुख्य के समांतर मुख्य फोकस से भेजो तो समांतर हो जाएगा। तीसरा नियम होता है हमारा कि प्रकाशिक के अंदर सी से भेजोगे तो सी से पुनः लौट कर वापस चला जाएगा। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे प्रकाश की किरण को सी से भेजने का काम करते हैं। चलो जी, जब सी से भेजोगे तो अब क्या होगा, सी से भेज दो, सी से भेजोगे तो ये क्या होगा, सी से आप भेजेंगे तो सी से क्या होगा, जाएगा और टकराएगा यहाँ पे, और टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग पे वापस लौट जाएगा। और आगे क्या होगा, ये आगे ये हमारा देखोगे, इसको जब आगे आप लाइन को बढ़ाओगे, आगे आप इस लाइन को बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, सी से ही हमारा मिलता हुआ प्रतीत होगा। बोलो जी, तिरछा हो गया, थोड़ा सीधा बना देते हैं। लो जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे हो गया। अभी हमारा सी से जाता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। बोलो जी, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारी प्रकाश की किरण गई और यहाँ पे जाने के बाद टकराई, टकरा के पुनः वापस लौट गई ना। फिर ये यहाँ पे हमारा गया, प्रकाशिक के अंदर सी से जा रहा है और फिर टकराएगा, दर्पण से टकराने के पश्चात वापस लौट जाएगा। और दोनों ही जब किरणों को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहाँ मिल रहा है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग, मिस्टेक। जब हम प्रकाश की किरण को अब कहाँ से भेज रहे हैं, सी से भेजने का काम कर रहे हैं ना, तो सी से भेजने का काम करोगे तो यहाँ पे इसका रोल कोई तो होगा ही थोड़ी ना भाई, कहाँ से जाएगा, ये सी से जा रहा है ना। बोलो जी, ये कहाँ से जाएगा, सी से होकर के जाएगा। चलो जी, सॉरी माफ़ी चाहते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमारा सी से होकर के जाएगा। चलो जी, यहाँ से क्या होगा, सी से होकर के ये वापस जाएगा, यानी कि ये हमारा फिगर ऐसा बनेगा। चलो बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, दो किरणें लिया हमने, दोनों को हमने कैसे भेजा, एक को हमने पैरेलल भेजा, दर्पण से टकराया और पुनः वापस लौट गया। दूसरा हमने क्या किया, प्रकाशिक के अंदर सी से भेजा, जो कि देखो सी से आता हुआ फिर प्रतीत हो रहा है ना, देखो जा रहा है और फिर टकरा करके वापस आता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, यानी दर्पण के पीछे कट कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, कहाँ कट कर रहे हैं, दर्पण के पीछे ये क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, बोलो जी, बात क्लियर है, कट कर रहे हैं ना दोनों एक दूसरे को आपस में, बोलो हाँ कि ना, कट कर रहे हैं ना। चलो इसको हम उधर भेज देते हैं, तो चल भाई इधर आ जा। चलो अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे, इस प्रकार जो प्रतिबिंब होगा, आप यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, लास्ट लाइन, इस प्रकार प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया,
इस प्रकार जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा दोस्त? सर दर्पण के पीछे बनेगा। पहला चीज देखो कहां बना है सर, ये हमारा दर्पण है, दर्पण का सामने, दर्पण का पीछे, दर्पण के पीछे बना है। कैसा बना है सर जी? अब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक बने, सॉरी क्या बनेगा? आभासी बनेगा, क्योंकि सर ये क्या हो रहा है, हम इसको आभास कर रहे हैं। देखो ये लाइन पीछे बढ़ा के आभास करें कि ऐसा कहीं पीछे काटेगा तो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा स्टूडेंट्स? आभासी होगा। आभासी होने के साथ क्या होगा? सीधा होगा। बोलो जी, सीधा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल सीधा होगा। कैसा होगा? वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। और इसका स्थान क्या होगा बाबू? इसका जो स्थान होगा मुन्ना, यानी कि इसकी जो स्थिति होगी प्रतिबिंब बनने का जो स्थान होगा, वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो प्रतिबिंब हमारा पी और एफ के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव व फोकस के बीच। यानी कि हमारा दो ही कंडीशन होता है भाई, और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन होता है हमारा, जब हम उसको अनंत पे रखते हैं और दूसरा हमारा अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो बस यही दो हमारे कंडीशन होते हैं किसके? उत्तल दर्पण के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लीजिएगा। बाकी इसको जब आप लिखेंगे तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर आपको पूरा प्रॉपर नंबर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या होगा? आगे हमारा होगा स्टूडेंट्स उत्तल दर्पण के, हमने अवतल दर्पण का जिस प्रकार से हमने उपयोग देखा था उसी प्रकार से हम देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स। चलो हम देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए अब क्या है स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक क्या है? उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी उत्तल दर्पण का हमारा इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे हमने अवतल दर्पण का उपयोग बताया था, वैसे हमारे उत्तल दर्पण के भी उपयोग होते हैं। कहाँ होते हैं? पहला आप लिखेंगे परावर्तक लैंप में। कहाँ? परावर्तक लैंप में। परावर्तक लैंप क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है परावर्तक लैंप में? क्योंकि आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट होती है, जो हमारा परावर्तक लैंप होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, उत्तल दर्पण जो होता है ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है, यानी डाइवर्जेंट करने का काम करता है। इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण में हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? परावर्तक लैंप में करते हैं। आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट जो ऊपर गली में लगा होता है वो क्या होता है? उसका प्रकाश फैलता है। ठीक है, चलो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? परावर्तक लैंप में हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? धूप के चश्मे में। धूप के चश्मे में, यानी कि जो धूप का चश्मा होता है, हम लोग उसमें कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं सर जी? क्योंकि हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो वो प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? चूंकि हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो जब हमारी चश्मे पे, आंख के जब चश्मे पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो उसको क्या करेगा? फैला देगा, यानी कि कम प्रकाश की किरणें उस पर जाएंगी, फैल जाएंगी। लेकिन अगर यही अवतल होता तो, अवतल होता तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे क्या होती हैं? फोकस होती हैं। वहां पे क्या होता? आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा देता। तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तीसरा हम लोग कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? साइड मिरर में। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? साइड मिरर में। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के पश्च दर्पण में, यानी कि साइड मिरर में, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट साइड मिरर में। साइड मिरर, पश्च दर्पण में लिख देता हूं, गाड़ियों के पश्च दर्पण में। गाड़ियों के पश्च दर्पण में। पश्च माने पीछे। ठीक है बाबू, यानी गाड़ियों के जो शीशे होते हैं हमारे, उसमें इस्तेमाल किया जाता है किसका? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि वो दूर रखी चीज को भी, यानी दूर जो हमारे पीछे जो वाहन आ रहे होते हैं, बहुत दूर जो हमारे पीछे वाहन आ रहे होते हैं, उसका भी क्या करता है? प्रतिबिंब हमारे हमारे शीशे में क्या करता है?
सीधा करके बना करके दे देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, गाड़ियों के पश्च दर्पण में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अपने घरों में लालटेन में भी हम क्या करते हैं, लालटेन के शीशे में भी हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा ढिवरी देखा होगा आपने, लालटेन का मतलब क्या है, ढिवरी का थोड़ा सा नया वर्जन। ढिवरी में क्या होता है, ढिवरी में हमारा छोटा सा ढिवरी होगा, वो हमारा प्रकाश उसका कम ही एरिया में होगा, लेकिन जैसे ही हम उस पर क्या लगाएंगे, लालटेन का शीशा लगा देंगे, यानी कि उसका शीशा हम लगा देंगे, किसका शीशा होगा वो हमारा उत्तल दर्पण का होता है। तो शीशा जो होगा उत्तल दर्पण का होगा, तो वो प्रकाश की किरणों को फैला देगा, तो ज़्यादा दूरी तक आपको उजाला दिखाई देगा। तो लालटेन के शीशे में, यानी कि लालटेन का जो शीशा होता है, लालटेन के शीशे में, लालटेन के शीशे में, यानी कि हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं उत्तल दर्पण का। पहला हमारा हो जाएगा परावर्तक लैंप में। परावर्तक लैंप में हमने बताया आपको स्ट्रीट लाइट में क्यों करते हैं, क्योंकि हमको प्रकाश के किरणों को फैलाना होता है। धूप के चश्मे में, इसमें भी हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में और पश्च दर्पण में, यानी गाड़ियों के पश्च दर्पण में और लालटेन के शीशे में। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर गलत जवाब दे देते हैं। आपसे कभी हेडलाइट पूछता है और कभी पूछता है पश्च दर्पण, यानी कि साइड मिरर के बारे में पूछता है। जब हेडलाइट कहेगा तो वहाँ पे हमारा अवतल दर्पण आएगा, और जब यहाँ पे पश्च मिरर की बात करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, उत्तल दर्पण आएगा। बोलो जी, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आई कि सर हमने उत्तल दर्पण पढ़ लिया, उसका उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है हमने ये पढ़ लिया। अवतल दर्पण हमने पढ़ लिया, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने पढ़ लिया। फिर क्या हमने पढ़ लिया कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स, चलो इसके बाद हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं चिन्ह प्रपाटी। क्या बताने वाले भैया, चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी का मतलब क्या होता है सर, कि कब हम लोग दूरी माइनस करेंगे, कब हम लोग दूरी प्लस करेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। बोलो जी, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, ये बहुत बड़ी ही कंफ्यूजन पॉइंट होता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है हमारा संयुग्मी फोकस। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था आपसे संयुग्मी फोकस, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। संयुग्मी फोकस, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब अगर आपसे पूछ लेगा, अगर आपसे लिखने के लिए पूछेगा कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, तो आपको 2 नंबर का सवाल पूछेगा। ठीक है, कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, तो आपको 2 नंबर का सवाल पूछेगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से संयुग्मी फोकस किसमें संभव है, आपसे अगर सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से संयुग्मी फोकस किसमें संभव होता है, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर का सवाल पूछता है। बहुविकल्पी प्रश्न में पूछेगा उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो संयुग्मी फोकस की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, संयुग्मी फोकस ओनली अवतल दर्पण में संभव होता है। कहाँ पे होता है, अवतल दर्पण में संभव होता है। और संयुग्मी फोकस होता क्या है, हम आपको फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि संयुग्मी फोकस होता क्या है। अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस क्यों पॉसिबल होता है, जरा देखिए तो। संयुग्मी फोकस क्या होता है, संयुग्मी फोकस हम उन 2 बिंदुओं को कहते हैं जिसपे एक बिंदु पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पे बन जाए और दूसरे बिंदु पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पे बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुग्मी फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संयुग्मी फोकस। देखो जरा तो, यहाँ पे आप जब वस्तु को अनंत पे रख रहे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यफ पे बन रहा है, और जब वस्तु को यफ पे बन रहे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। इसलिए हमारा क्या होता है, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है। बोलो जी, संयुग्मी फोकस कहाँ संभव होता है, अवतल दर्पण में संभव होता है। अगर आपको इसको लिखने के लिए आ जाए, इस बात को आपको लिखने के लिए आ जाए, तो कैसे लिखोगे आप, उन 2 बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी, उन 2 बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा दूसरे बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये आपको चीजें याद करनी है, ठीक है, याद रखनी है। अगर 1 नंबर का सवाल आएगा तो आपको तुरंत उसका आंसर मारना, क्या, संयुग्मी फोकस हमारा किसमें संभव है, केवल अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल दर्पण में। बोलो जी, अगर थोड़ा सा और डिटेल में लिखेंगे, एग्जाम्पल भी बना के आप दे देंगे कि अगर अनंत पे रखेंगे तो यफ पे बनेगा और यफ पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। इन 2 बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, संयुग्मी फोकस बोलते हैं। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है, हम इसके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारा क्या होगा, आगे होगा हमारा गोली दर्पण के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चा, अगर इस टॉपिक को बच्चा अगर ध्यान से नहीं पढ़ेगा, अगर स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, तो यकीनन मानो कि आपसे
दर्पण के, गोली दर्पण के एक भी सवाल आपसे एक भी न्यूमेरिकल हिलने वाले नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी, यानी गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी, हम डायरेक्ट लिखते हैं चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारा गोली दर्पण, हमने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पूछा है, इसमें हम लोग इसके परावर्तन में चिन्ह की जो प्रॉपर्टी होगी हमारे, वो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको नहीं जानोगे तो आपके जो न्यूमेरिकल हैं, एक भी न्यूमेरिकल आपके हिलेंगे नहीं आपसे। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है। अब देखो मैं कोई भी एक साथ दर्पण बना लेता हूं, कोई भी एक दर्पण बना लेता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। चलो एक हम दर्पण बनाते हैं। मान लिया हमने स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या दर्पण है, चलो साइड में बनाते हैं। ये हमारा एक दर्पण है। कैसा दर्पण है, कैसा दर्पण दिख रहा है, अभी कहाँ बताएंगे सर, जब आप क्या करेंगे, कलई लगाएंगे तब हम बताएंगे कैसा दर्पण है। सर ये हमने कलई लगा दिया, तो ये हमारा दर्पण कौन सा बन गया बच्चा, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। बोलो जी, हमने ये बना दिया अवतल दर्पण। ठीक है, चलो हमने ये बना दिया अवतल दर्पण बाबू। हमने क्या बना दिया, ये बना दिया अवतल दर्पण। ठीक है, हमने ये बना दिया अवतल दर्पण। अब जरा यहां से देखो आप, तो हमने कहा कि सर ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है, पी होता है। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। बोलो जी बात सही है कि नहीं सही है। सर ये हमारा दर्पण है, बोलो जी ये हमारा दर्पण है, इसको हम लिख देते हैं ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है। ये चीजें आप लिखना ना भूलिएगा, जब भी दर्पण बनाएगा तो M1 M2 जरूर लिखिएगा। यहाँ पे क्या हमारा सर दर्पण है M1 M2, ये हमारा P है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, कहीं F होता है और यहाँ पे हमारा कहीं C होता है। बोलो जी होता है कि नहीं होता है, पक्का होता है। चलो हम C और F को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं लिख रहे हैं, क्यों, समझ में आपको आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा दर्पण है, साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन में आप लोगों ने आपने मैथ्स में, मैथमेटिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा कार्तीय तल के बारे में। वहां पे आपको लिखाया गया होगा कि आप जब चतुर्थांश पढ़ते हो तो वहां पे आपको लिखाया जाता है कि कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। लेफ्ट वाला यानी मूल बिंदु से बाएं साइड में क्या होगा, मूल बिंदु से बाएं साइड में माइनस होगा, अब मूल बिंदु से दाएं साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सारे आप लोग लाइन पे सीखे हुए हैं, आप लोग लाइन पे आपने देखा हुआ है, ठीक है, नंबर लाइन पे। चलो वैसा ही कुछ यहाँ भी उसका क्या होता है, वैसा ही यहाँ पे भी क्या होता है, इसका रोल होता है। ठीक है, देखो हम लोग पहली चीज, जब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आपको मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ वो पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट स्टूडेंट्स ये है, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट ये है मेरे भाई कि प्रकाश की किरण को हमेशा बाईं साइड से भेजोगे। कहाँ से भेजोगे, कि प्रकाश की किरण को सदैव बाईं ओर से आप भेजोगे, यानी कि बाईं ओर से भेजने का मतलब क्या, बाईं ओर से आपतित होती हैं। प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। प्रकाश की किरण, प्रकाश किरणें, सीधे डायरेक्ट लिखो, प्रकाश किरणें हमेशा, हमेशा चाहे दर्पण आपका उत्तल हो चाहे दर्पण आपका अवतल हो, बाईं तरफ से, कहां से, बाईं तरफ से आपतित होती हैं, बाईं तरफ से आपतित होती हैं। बोलो जी बात समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा कहां होती है, बाईं तरफ से आपतित होती है। ये दिक्कत हो रहा है, इसको हटा देते हैं हम लोग, अगले पेज पे इसको लिखेंगे। ठीक है, अगले पेज पे हम लोग लिख देते हैं, यानी कि आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, नीचे लिख देते हैं। चलो यहां पे लिखो, प्रकाश की किरण बाईं तरफ से आपतित करते, पहला पॉइंट, प्रकाश किरण, प्रकाश किरणें जो होती हैं हमेशा बाईं तरफ से, बाईं ओर से आपतित होती हैं। आपतित होती है मतलब भेजी जाती हैं। बोलो जी पहली पॉइंट समझ में आ गया कि हर एक कंडीशन में आप कोई सा भी दर्पण होगा तो प्रकाश की किरण को हमेशा बाईं तरफ से ही आपतित करोगे। बोलो जी
बात क्लियर है? यानी कि सर प्रकाश की किरण को हमेशा बाईं तरफ से हम आपतित करेंगे, यानी कि बाईं तरफ से भेजेंगे। ये हमने प्रकाश की किरण को बाईं तरफ से भेज दिया। बोलो जी, ये हमारे प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। प्रकाश की किरण किधर होगी? हमेशा बाईं साइड से होगी। कहां होगी? हमेशा बाएं साइड से होगी, यानी कि बोल देंगे इसको आपतित किरण। बोलो जी, आपतित किरण। बात समझ में आई? यानी कि प्रकाश की किरण जो होगी हमारा स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा किधर से होगी? किधर से होकर के जाएगी? बाएं साइड से हो जाएगी। यानी कि और दूसरा कंडीशन क्या, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि जो भी आपको दूरियां मेजर करनी होगी, जो भी आपको दूरियां नापनी होंगी, वो दूरी आप कहां से नापोगे? वो दूरी आप कहां से नापोगे? ध्रुव से नापोगे। कहां से? ध्रुव से नापोगे, यानी कि ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगी। यानी कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? सभी दूरियां, यानी आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स कि सभी दूरियां, जितनी भी दूरी आपको जो भी दूरी लिखना होगा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। बोलो जी, ये बात समझ में आई? यानी कि हमको जो भी दूरी मेजर करना होगा, जो भी दूरी हमको नापना होगा स्टूडेंट्स, हम उसको कहां से नापेंगे? हम उसको सर ध्रुव से नापेंगे और मुख्य अक्ष के साथ नापेंगे। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर हम ध्रुव से नापेंगे तो सर बाएं साइड में हमारी क्या होंगी? सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी, यानी कि कैसा होंगी? नकारात्मक होगा। और ध्रुव से दाहिने साइड की तरफ क्या होगी? दूरी हमारी सभी की सभी पॉजिटिव होंगी। और ध्रुव से नीचे की तरफ जो भी दूरियां लेंगे हम वो कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। और ध्रुव से ऊपर की जो भी दूरियां होंगी वो हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। बोलो जी, बात समझ में आ रही है? बोलो जी, यानी कि प्रकाश की किरण हमारा, प्रकाश की जो किरण होगी हमेशा कहां से होगी? हमेशा बाईं साइड से डाली जाएंगी। और जो भी दूरियां हमारी प्रकाश किरण की दिशा में होंगी वो धनात्मक होगी। कहने का मतलब सिंपल से ये कि प्रकाश किरण की दिशा में होंगी, इससे यानी कि ध्रुव से दाहिने साइड जाएंगे प्रकाश की, जिधर से हमारा प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रकाश आपतित इधर ही हो रहा है ना, तो इधर जाएंगे तो धनात्मक होगा, इधर आएंगे तो ऋणात्मक होगा, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक और नीचे लेंगे तो ऋणात्मक होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जी, ये बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स? चलो हम लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मान लो कहीं भी अगर हम वस्तु को रखते हैं, अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? मान लो यहाँ रखते हैं, ये दूरी कैसी होगी? अगर हमने मान लो कि ये कहा हमने कि ये और बी, ये हमारा क्या वस्तु है, इसकी दूरी कैसी होगी? इसको हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे भैया? इसको हम पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आई? बोलो जी, यानी कि ध्रुव से जो हमारा वस्तु होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मान लो अगर इसका कहीं प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, मान लो सपोज दैट प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन रहा है। बोलो जी, हमने कहा इसको कि ये हमारा ए है और ये बी डैश है, ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? ये हमारा प्रतिबिंब है। ए बी डैश हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। तो हमें नीचे की तरफ बन रहा है, तो इस दूरी को हम कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। बोलो जी, कैसा लेंगे स्टूडेंट्स? ऋणात्मक लेंगे। बोलो जी, और वस्तु की बाईं ओर हम आएंगे तो दूरी कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये तो ऊपर था, ये तो नीचे है। अगर हम आएंगे बाईं ओर, बाईं ओर अगर हम इधर आते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे बाईं ओर। कहां से बाईं ओर भैया? ध्रुव से। अगर हम बाईं ओर आएंगे तो दूरी कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। अगर हम बाईं ओर आएंगे तो दूरी हमारे कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, यानी निगेटिव होगा। यही सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है? यही सारे पॉइंट्स आपको लिखने, तब जाके आपको एग्जामिनर नंबर देगा। अच्छा, ध्रुव से कहां जाओगे? दाईं ओर। और जब ध्रुव से आप दाईं ओर जाओगे बच्चा, तो क्या होगा? आपको आपको दूरियां जो होगी वो आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेंगी, यानी कि धनात्मक लेनी पड़ेंगी। बोलो जी, बात समझ में आई? यानी कि ध्रुव से आप बाईं तरफ आओगे तो आपको दूरी ऋणात्मक लेनी पड़ेगी। ध्रुव से आप दाहिने साइड जाओगे तो आपको दूरी क्या होगी? ऋणात्मक सॉरी क्या लेनी पड़ेगी? धनात्मक लेनी पड़ेगी, और बाईं ओर ऋणात्मक लेनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो यही सारी चीजें आपको लिखनी है। फटाफट लिख लीजिए। फिगर आपको समझ में आ गया ना? आपको सारी चीजें मैं लिख के दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको कोई भी चीजें आपको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, सब कुछ बता रहा हूं आपको। बस जैसे मैं बता रहा हूं एज इट इज आपको नोट्स में अपने लिख लेना है। ध्रुव से बाईं ओर, ध्रुव से बाईं ओर
ध्रुव से बाईं ओर दूरियां जो होंगी यानी कि दूरी होगी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। यहीं पे आगे लिख लो, ध्रुव से दाईं ओर, ध्रुव से दाईं ओर दाईं ओर की दूरी कैसी होगी मुन्ना, धनात्मक होगी। ध्रुव से दाईं ओर की दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। बोलो जी, यानी कि ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव से दाहिनी तरफ हम क्या होंगे, दूरी को धनात्मक लेंगे। आप लिखोगे मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक। ये भी एक पॉइंट लिख लो, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की दूरी कैसी होगी बच्चा, ऋणात्मक होगी। ये पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। चलो ये आप लिखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, ये हमारा चिन्ह प्रॉपर्टी की हमने क्या बताया कि हमने प्रकाश की किरण को हमेशा बाईं साइड से ही भेजना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे दर्पण हमारा उत्तल हो चाहे दर्पण हमारा अवतल हो, प्रकाश की किरण को हमेशा बाईं साइड से ही भेजना है। हमने बताया स्टूडेंट्स कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी लोगे वो क्या होगा, धनात्मक, नीचे लोगे ऋणात्मक होगा। ध्रुव से बाईं साइड लोगे वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और ध्रुव से दाहिने साइड जाओगे तो वो क्या होगा, दूरी हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा। ये हमारे क्या है दोस्त, ये हमारे साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब सर क्या होता है, ये हमारे साइन कन्वेंशन है, तो सर आप बता दीजिए मुझे कि सर हमने पढ़ा है कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। आज के बाद से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट्स कि किसमें आपका फोकस दूरी धनात्मक होगा और किसमें फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। चलो जी, हम आपको लिख देते हैं स्टूडेंट्स, देखो हम आपको लिख देते हैं स्टूडेंट्स। देखो सर आपने बताया कि सर जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी तो बाएं साइड होती है, यानी कि दर्पण के सामने होती है, यानी कि फोकस दूरी कहाँ होती है, दर्पण के सामने होती है। वक्रता केंद्र कहाँ होता है, दर्पण के सामने होता है। यानी इसका मतलब सर जी हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। किस कंडीशन में, अवतल दर्पण के कंडीशन में। यानी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी, जो मुख्य फोकस है वो दर्पण के सामने, इसका मतलब कैसे होंगे, दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। ये एक टेबल के रूप में मैं बना देता हूं, आप इसको वैसे ही एज इट इज याद कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यहां पे हेडिंग डालो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यहां पे मैं आपको जो भी चीजें लिखूंगा मैं उसको आप बताइएगा। मैं यहां पे लिखता हूं टर्म, टर्म मतलब समझते हो पद। चलो मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स किसकी, मैं बात करता हूं फोकस दूरी की। फोकस दूरी मतलब यफ। अब यफ हमारा उत्तल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में क्या होगा, आप तुरंत बताएंगे सर। आप जब यफ की बात करते हो तो हमारा उत्तल दर्पण में कैसा होगा, धनात्मक होगा। बोलो जी लल्ला, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा, धनात्मक होगा। यानी कि हम बात करते हैं सर जी किसकी, फोकस दूरी यानी एफ की, तो यहां पे क्या होगा, धनात्मक। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। सर बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए तो फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये क्वेश्चनवा में 1 नंबर में पूछता है बाबू, ठीक ना। और जब सवाल लगाते हो तो ये भी चीजें आपको, जब साइन कन्वेंशन आप नहीं जानोगे कि हमारा अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे, तो आप कभी भी आप गोली दर्पण का जो सवाल है कभी बना नहीं सकते हो, ठीक है सर। यफ की बात किया आपने, यानी फोकस दूरी की बात किया।
चलो यहाँ पे लिख देते हैं फोकस दूरी, कंफ्यूज नहीं होना है। फोकस दूरी पहला क्या है हमारा भैया, फोकस दूरी। फोकस दूरी कैसा होगा सर, उत्तल दर्पण में धनात्मक, अवतल दर्पण में ऋणात्मक हो जाएगा सर जी। हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, बोलो जी फटाफट आप लोग जवाब देंगे स्टूडेंट्स। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में कैसा होगा और अवतल दर्पण में कैसा होगा। तो सर उत्तल दर्पण में क्या होगा, धनात्मक ही होगा। बोलो जी कैसा होगा, धनात्मक। अवतल दर्पण में कैसा होगा सर, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में कैसा होगा, ऋणात्मक होगा सर, बिल्कुल होगा, 100% होगा सर। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए सर हमको वस्तु को रखना है तो वस्तु को कहाँ रखेंगे हमेशा सर, दर्पण के बाईं साइड में रखते हो, बोलो जी बाईं साइड में रखते हो। तो सर वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी, ध्यान दीजिएगा वस्तु की दूरी। तो जो वस्तु की दूरी होती है हमेशा हम उसको किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम यू से लिखते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा सर जी। क्यों, देख लो एक बार, ये हमारा क्या है, मान लो ये हमने वस्तु रख दिया है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, यू होती है। क्या होती है बच्चा, यू होती है। सर ये हमारा प्रतिबिंब है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, भी होती है। बोलो जी, चूंकि कहाँ है हमारा बाएं साइड में, इसलिए इसको माइनस का यू, इसको लिए माइनस का भी लिखते हैं। बात समझ में आ रही है लल्ला। चलो जी कैसा होगा सर, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और बात करेंगे हम सर जी यहाँ पे वस्तु की दूरी किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए भी कैसा होगा, ऋणात्मक ही होगा। बोलो जी बात समझ में आ रहा है ना। अरे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का फिगर जो है अपने दिमाग में सेट रखो कि सर अवतल दर्पण कैसे बनेगा, अवतल दर्पण हमारा ऐसे बनेगा। बोलो जी, तो वस्तु का यहीं रखोगे ना। असर उत्तल दर्पण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो वस्तु कहाँ रखोगे, इधर ही रखोगे ना। तो इसका मतलब क्या होगा, दूरी ऋणात्मक होगी, इधर भी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये सब बात अब आपको जानना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब प्रतिबिंब तो सर जी हमारा अवतल दर्पण में इधर भी बनता है उधर भी बनता है। बोलो जी, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सर जी जब प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण की बात करते हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, 5 कंडीशन में तो किधर बनता है, दर्पण के सामने बनता है। लेकिन छठे कंडीशन में दर्पण के क्या होता है, उस पार बनता है, ओ पार हल जाता है, हल जाता है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जब हमारी प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। यानी कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा और प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। चलो आभासी प्रतिबिंब की हम बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। चलो वो तो हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। कंडीशन आएगा तो आप समझ जाओगे। दर्पण के इस तरफ है तो माइनस, दर्पण के उस तरफ है तो प्लस। बोलो जी क्लियर है। ये चीज़ अभी जब आप आएगा इमेज फॉर्मेशन तो वहाँ पे आप देख जाओगे कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये बात समझ में आई कि सर हमारा पद क्या है, फोकस दूरी हमेशा हमेशा ये उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या हमेशा हमेशा धनात्मक होगा, वहाँ पे अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगा। और फोकस वस्तु की दूरी हमेशा हमेशा ऋणात्मक होगी और अवतल दर्पण में क्या होगी, हमेशा हमेशा धनात्मक होगी, सॉरी ऋणात्मक होगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम चलो प्रतिबिंब की दूरी ही बता देते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी जो होता है स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा, चलो देखो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसको भी लिख लो, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है, उत्तल दर्पण में अभी हमने बनाया हमेशा कहाँ बना था, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना था। तो दर्पण के पीछे बना था, इसका मतलब क्या होगा, धनात्मक होगा हमेशा, हर कंडीशन में कैसा होगा, धनात्मक होगा। बोलो जी होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा सर। लेकिन हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए हमेशा हमेशा धनात्मक थोड़ी ना होगा। 5 कंडीशन में धनात्मक होता था, एक कंडीशन में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे धनात्मक, चलो यहाँ पे लिखो पहले ऋणात्मक, क्या लिखो, ऋणात्मक, ठीक है ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक कैसा होगा बच्चा, ऋणात्मक होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर ऋणात्मक होगा। लेकिन सर एक बात है, एक कंडीशन जो होता है लास्ट वाली कंडीशन में, उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब होता है दर्पण के दूसरे साइड बनता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, वहां पे क्या होता है, धनात्मक बनता है। तो आप लिखोगे ऋणात्मक, और धनात्मक कब बनेगा, और धनात्मक भी बनता है, क्या बनता है, धनात्मक भी बनता है। और सर धनात्मक कब बनता है, आप ये बतिया लिख दीजिएगा कि धनात्मक भी बनेगा
और धनात्मक कब बनेगा, यही कोष्टकों में लिख दीजिएगा कि जब वस्तु हमारा P और F के बीच में हो, यानी कि वस्तु, ये लिख देना, वस्तु P व F के बीच हो। कहाँ हो, P व F के बीच हो। यानी कि लास्ट वाले कंडीशन में क्या होता है, लास्ट वाले कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब होता है स्टूडेंट्स, वहां पे वो धनात्मक बनता है, यानी कि दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। बोलो जी, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था मिरर, क्या था, मिरर के लिए सूत्र था, वो आपको मैं बता देता हूं। और कल मैं क्या करूंगा, इस सूत्र पे आपको भर भर के सवाल कराऊंगा, जो 2025 में, 2024 में, 2022 में, 23 में, यानी कि लगातार जो आपको सवाल पूछा जा रहा है इससे, दर्पण के फार्मूले से, वो कल हमारा एकदम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूं। ये सारी चीजें आपको एज इट इज कॉपी में नोट्स के रूप में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सवाल पूछता है, क्या पूछता है, चलो हम एक सवाल पूछ ही लेते हैं आपसे। ठीक है, कि एक अवतल दर्पण है हमारा, एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्या है स्टूडेंट्स, एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, बताएंगे आप लोग, बिल्कुल बताएगा। अभी हम असाइनमेंट के रूप में लिख देते हैं। चलो जी, क्वेश्चन हम लिखते हैं। असाइनमेंट के लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप यहां से जवाब दीजिएगा मुझे। होमवर्क रहेगा आपका, आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे, जो भी बच्चे हाई स्कूल में हैं, सभी लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो होमवर्क है आप उसका कमेंट में जवाब देंगे। अगर आपका कुछ गलत होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं वहां पे कमेंट में आपको हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। पहला सवाल है हमारा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको जवाब में देना है। बात समझ में आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन हमने ये कह दिया आपसे, चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलो जी, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सारे पिछले सवाल के क्वेश्चन से भैया पूछा हुआ। तीसरा क्वेश्चन हमारा, संयुग्मी फोकस संयुग्मी फोकस किसमें, किसमें मतलब कौन सी दर्पण में संभव है, संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कि संयुग्मी फोकस जो है स्टूडेंट्स किस दर्पण में संभव है। ये आपके 3 क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं स्टूडेंट्स, चलो एक क्वेश्चन और लिख लो आप, चौथे नंबर का क्वेश्चन लिख लो भैया, चौथे नंबर का क्वेश्चन लिख लो आप, यहां पे लिख लो आप कि एक, चलो यहां पे लिख लो आप, वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र सी व फोकस दूरी आर में संबंध। संबंध क्या है? बोलो जी। जो भी बच्चा इन सब सवालों का जवाब देगा कमेंट सेक्शन में, उसका अलग से इज्जत किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी बच्चा कमेंट सेक्शन में, क्या बात, क्या मैम हंस रही है आप? ठीक है, देखो मैम को हंसी आ रही है, इतना सीरियस क्लास हो रहा है, आप हंस रही हैं, बताइए। ठीक है, चलिए दोस्त, क्लास को हम लोग इन करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दीजिएगा। जो भी बच्चा कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देगा उसकी अलग से इज्जत की जाएगी। चलिए, धन्यवाद।